यस पीपल, वेरी गुड आफ्टरनून। कल हम लोग ने कंप्लीट किया था पार्ट बी ऑफ रजिस्ट्रेशन चैप्टर, दैट इज़ प्रोसीजरल पार्ट, एंड इन दिस सेक्शन वी आर गोइंग टू स्टडी द कंपोजिशन स्कीम। कंपोजिशन स्कीम एक देखो दो तरह का रजिस्ट्रेशन होता है। एक नॉर्मल रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 22 एंड दूसरा है कंपोजिशन स्कीम में रजिस्ट्रेशन। फर्स्ट ये जानना है हु इज़ एलिजिबल टू टेक रजिस्ट्रेशन अंडर कंपोजिशन स्कीम। जो अपना पहला चीज़ हमको जानना है वो है हु। तो एलिजिबिलिटी इज़ चेक्ड एट द बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर। हर साल के स्टार्टिंग में ये एलिजिबिलिटी एक बार चेक करना होता है कि वेदर द पर्सन इज एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम और नॉट। देखो यहाँ पे एक अमेंडमेंट है। अमेंडमेंट कुछ बड़ा नहीं है। पहले कैसा था वो, मतलब जो पुराने प्रोविजन में सेक्शन 10 इसमें गुड्स फोकस्ड कंपोजिशन स्कीम था एंड नोटिफिकेशन नंबर 2/2019 जो सर्विस फोकस्ड कंपोजिशन स्कीम के बारे में बात करता था। अभी इसमें अमेंडमेंट आया तो अमेंडेड पोजीशन के हिसाब से ये नोटिफिकेशन जो था ना सर्विस फोकस्ड स्कीम, उसको उठा के सेक्शन 10 में ही शामिल कर दिया गया। तो एक नया सेक्शन इंट्रोड्यूस हुआ टू सेक्शन 10, दैट इज सेक्शन 10 सबसेक्शन 2A, एंड ये सर्विस फोकस्ड के बारे में ही बात करते हैं। जो नोटिफिकेशन नंबर 2/2019 था एंड सेक्शन 10 सबसेक्शन 2A ये दोनों सेम है। तो सेक्शन 10 है गुड्स एंड सेक्शन 10(2)A है सर्विस फोकस्ड। यहाँ पे मैंने शॉर्ट में लिख दिया है सेक्शन 10 में जो टर्नओवर का लिमिट है दैट इज़ 150 lakhs और 75 lakhs का लिमिट है एंड टैक्स रेट विल बी 1% एंड 5%। एंड जो सर्विस फोकस स्कीम है उसमें 50 lakhs का टर्नओवर लिमिट है एंड द टैक्स परसेंटेज इज 6%। देखो यहाँ पे ना बेसिकली कौन लोग कंपोजिशन स्कीम अवेल कर सकते हैं उसको चेक करने के लिए दो फिल्टर लगाते हैं। तो जो फर्स्ट फिल्टर है यहाँ पे कौन कौन एलिजिबल है ये देखना है कि कौन कौन एलिजिबल है। एक तो ओनली गुड्स में जो लोग सप्लाई कर रहे हैं वो, फिर गुड्स में तो सप्लाई कर रहे हैं एंड गुड्स के साथ कुछ मार्जिनल सर्विस है। अभी मार्जिनल सर्विस इसका मतलब है कनेक्टेड विथ गुड्स, मतलब जो गुड्स में डील कर रहे हैं वो गुड्स से कनेक्टेड कोई मार्जिनल सर्विस है। अभी ये मार्जिनल सर्विस का भी लिमिट है जो 10% ऑफ टोटल रिसीप्ट्स, पूरे साल भर में जितने भी रिसिप्ट्स है उसका 10% और ₹5 लाख विच एवर इज़ हायर, इतना ही मार्जिनल सर्विस में अलाउ करेंगे। अभी फिर से एक बार बोलता हूँ, ये लोग गुड्स में तो डील कर रहे हैं। समझो क्या एग्जांपल दूँ, हाँ चलो एक मोबाइल शॉप है, तो मोबाइल शॉप में मोबाइल बिक भी रहा है एंड मोबाइल का सर्विसिंग भी दे रहा है। तो समझो मोबाइल बेच के उसका ईयरली टर्नओवर आया से 20 lakhs। तो 20 lakhs का 10% होता है 2 लाख या फिर 5 लाख, विच एवर इज हायर। तो मैक्सिमम 5 लाख यहाँ पे एलिजिबल होगा। फिर तीसरे कैटेगरी में गुड्स प्लस इंटरेस्ट ऑन DLA। अभी DLA का मतलब पहले भी मैं बोल चुका हूँ, जब भी DLA आएगा डिपॉजिट लोन्स एंड एडवांसेस। तो समझो कोई FD बनाया, गुड्स में तो डील कर ही रहा है, उसके साथ साथ हर एक बिजनेस में कहीं ना कहीं से ब्याज तो कमाता ही है 2 पैसे का ना। तो आइडल फंड पड़ा होगा तो उसको क्या करेंगे, थोड़ी ना रख देंगे, तो उसको कहीं पे FD बना लिया। तो FD में कुछ इंटरेस्ट आया तो वो इंटरेस्ट उसको भी कंपोजिशन स्कीम अवेलेबल हो जाएगा।
फिर रेस्टोरेंट वाले जो लोग हैं, रेस्टोरेंट बिजनेस भी ये स्कीम अवेल कर सकता है। रेस्टोरेंट के लिए हाँ रेट अलग है 5%, दैट इज़ 2.5% CGST एंड 2.5% SGST। यहाँ पे 2.5% CGST एंड 2.5% SGST, और ये जो 1% यहाँ पे बाकी के लिए था, इसमें 0.5% CGST प्लस 0.5% SGST में ऐसे ब्रेकअप है। फिर ये लोग यहाँ से, इनमें से ये लोग अभी दूसरा फिल्टर लगेंगे इनके ऊपर। अभी देखो यहाँ पे फर्स्ट लेवल एलिजिबिलिटी देख लिए कि ये सारे लोग एलिजिबल है। फिर दूसरे पड़ाव में हम लोग ये देखेंगे इफ़ प्रिसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, PFI मतलब प्रिसीडिंग फाइनेंशियल ईयर्स एग्रीगेट टर्नओवर इज, अगर अप टू ₹150 lakhs है और 75 lakhs है इन केस ऑफ स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स। देखो 150 लाख है फॉर अदर स्टेट्स 150 lakh, एंड फॉर स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स ये लिमिट हो जाएगी 75 lakhs। जो 8 स्पेशल कैटेगरी का स्टेट में नोटिफाई किया गया है वो 8 स्टेट कैसे याद रखोगे? एक तो MMNT जो रजिस्ट्रेशन में देखे थे, सॉरी, एक तो MMNT जो रजिस्ट्रेशन चैप्टर में था। MMNT का मतलब है मणिपुर, मिज़ोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, और बाकी के 4 स्टेट्स है AP मतलब अरुणाचल प्रदेश, UK मतलब उत्तराखंड, मेघालय एंड सिक्किम मतलब ऑल हिल स्टेशंस, ऐसे याद रख लो। बट हाँ यहाँ पे तेलंगाना एंड पुदुचेरी इज़ नॉट कवर्ड। तो तेलंगाना पुदुचेरी अगर कवर्ड नहीं है तो उसके केस में 150 lakh limit will be applied. Interest earned on DLA services to be ignored everywhere in composition scheme. कंपोजिशन स्कीम में जो इंटरेस्ट है ना, इंटरेस्ट को कम्प्लीटली इग्नोर किया जाएगा, मतलब एज इफ इंटरेस्ट कमाया ही नहीं, टू बी इग्नोर्ड कम्प्लीटली। अभी इग्नोर्ड का मतलब ये आता है एज इफ नो सच इंटरेस्ट इज अर्नड। As if not earned at all। फिर बात करेंगे नेगेटिव लिस्टेड पर्सन्स फॉर कंपोजिशन स्कीम। कौन कौन लोग हैं जो कंपोजिशन स्कीम में नेगेटिव लिस्टेड है, मतलब जिनको कंपोजिशन स्कीम मिलेगा ही नहीं। एक तो देखो डील्स इन इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स, कोई भी बंदा है जो इंटर स्टेट गुड्स में डील कर रहा है वो एलिजिबल नहीं है। फिर सर्विस प्रोवाइडर्स मतलब जो लोग ओनली सर्विस दे रहे हैं, नॉट बीइंग, जो अभी मार्जिनल सर्विस के बारे में बात किया ना, वो वाले लोग नहीं हैं। जो सिर्फ सर्विस सेक्टर में है वो एलिजिबल नहीं है, क्योंकि उनके लिए अलग सा स्कीम है अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 2A। नॉट एलिजिबल फॉर 1% रेट, एलिजिबल फॉर 6% अंडर सेक्शन 10(2)A। फिर नेक्स्ट कैटेगरी में गुड्स प्लस सर्विसेज इन एक्सेस ऑफ प्रेस्क्राइब लिमिट। अभी जो वो 5 लाख और 10% वाला लिमिट है ना, वो लिमिट के एक्सेस में कोई अगर सर्विस दे रहा है मार्जिनल सर्विस, तो वो भी ये स्कीम का पार्ट नहीं बन पाएगा। फिर कोई भी कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हो, नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन हो, इनको भी कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलेगा। सप्लाई थ्रू ECO मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, लाइक अमेजन, नेट, फ्लिपकार्ट, ये सब जो ऑपरेटर्स है इनको ECO बोलते हैं। एंड दे आर रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 52 क्योंकि उनको TCS कलेक्ट करना होता है, ये कंप्लायंसेस है। तो ECO मतलब इसका एग्जाम्पल होगा डीलर्स registered with
अमेजन, ये लोग कंपोजिशन स्कीम में एलिजिबल नहीं है। फिर मैन्युफैक्चरर्स, मतलब जो मैन्युफैक्चर भी करता है, देखो मैन्युफैक्चरर्स प्लस साइन बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये मैन्युफैक्चरिंग में भी मैन्युफैक्चर भी कर रहा है एंड वो गुड्स का सप्लाई भी कर रहा है। अभी गुड्स ओनली 4 टाइप के गुड्स है। एक तो टोबैको है, फिर आइसक्रीम है, फिर पी स्टैंड्स पर पान मसाला है, एंड एरेटेड वाटर। एरेटेड वाटर मीन्स कोल्ड ड्रिंक। ये 4 गुड्स कोई भी मैन्युफैक्चर करके अगर सेल कर रहा है तो उसमें जीएसटी एट द रेट 28% लगता है। दीज गुड्स आर डीमेरिट गुड्स, इसलिए ज़्यादा जीएसटी का रेट है एंड इसके ऊपर कंपोजिशन स्कीम एलिजिबल नहीं है। अभी मैन्युफैक्चर प्लस सप्लाई मतलब, इसका मतलब ऐसे है, बना के बेच रहा है, ऐसे याद रख लो। बनाता भी है और वही सेम गुड को बेचता भी है। फिर सप्लायर ऑफ नॉन टैक्सेबल गुड्स, तो देखो सप्लायर ऑफ नॉन टैक्सेबल गुड्स मतलब एक्सक्लूसिवली नॉन टैक्सेबल गुड्स में दे रहा है या फिर नॉट एक्सक्लूसिव, मतलब एक्सक्लूसिव है या नहीं उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है। नॉन टैक्सेबल गुड्स में भले ही 5,000 रुपये का सप्लाई किया है तब भी इनएलिजिबल माना जाएगा। अभी नॉन टैक्सेबल कैटेगरी में कौन कौन सा आता है, एक तो ह्यूमन अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन एंड 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, जो शुरू से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। वो दोनों चीज़ में कोई डील कर रहा होगा ना, मीन्स even if supplies for ₹5,000 still ineligible। ये कभी कभी डाउट आता है कि थोड़ा सा दे दिया तो क्या होगा, तो वो भी लिख दिया। नीड्स टू फाइल मतलब जो कंपोजिशन डीलर है दे नीड टू फाइल क्वार्टरली रिटर्न्स। देखो क्वार्टरली रिटर्न फाइलिंग का रिक्वायरमेंट है एंड जीएसटी CMP 08 है फॉर्म 18th ऑफ नेक्स्ट मंथ। ये कंप्लायंस पार्ट हो गया। एक तो क्वार्टरली रिटर्न जाएगा, फिर जीएसटी CMP 08 है उसका फॉर्म नंबर, इसमें से एक MCQ आ सकता है, एंड 18th ऑफ नेक्स्ट मंथ आफ्टर क्वार्टर एंडिंग। मतलब अगर अप्रैल मई जून का क्वार्टर हुआ तो 18th जुलाई उसका ड्यू डेट ऑफ रिटर्न होगा, राइट। फिर एक छोटा सा नोट है, कंपोजिशन डीलर नीड्स टू पे टैक्स एट द रेट 1% इवन ऑन नील रेटेड गुड्स। कंपोजिशन डीलर है, देखो उसको इतना कम रेट वाला स्कीम मिल रहा है तो उसके लिए नील रेटेड गुड्स भी सप्लाई किया ना, उसके ऊपर भी 1% में टैक्स उसको भरना पड़ेगा। फिर कैलकुलेशन ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, बड़ा मतलब इसको अच्छे से सुनना आप लोग, क्योंकि यहाँ से हर एक बार लगभग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो थंब रूल है, टेक ऑल आउटवर्ड सप्लाईज, चाहे एग्जेम्प्ट हो, टैक्सेबल हो, RCM हो, NCM हो, कोई भी प्रकार किसी भी प्रकार का अगर आउटवर्ड सप्लाई है वो एग्रीगेट टर्नओवर में लेना है। टर्नओवर टू बी कंसिडर्ड स्टेट वाइज, हर एक स्टेट में ये टर्नओवर देख के चलेंगे हम लोग। कंपोजिशन स्कीम इज़ अ पैन बेस्ड स्कीम। देखो कंपोजिशन स्कीम इज़ अ पैन बेस्ड स्कीम। एक पैन नंबर के लिए से एक स्कीम होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, इफ अ डीलर हैज़ यूनिट्स इन डिफरेंट स्टेट्स ईदर कंपोजिशन इज़ फॉर ऑल और फॉर नन। मतलब एक पैन नंबर के अंदर अगर कई सारे रजिस्ट्रेशन लेके रखा है टैक्सेबल पर्सन ने, तो उसको हर एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के लिए इधर कंपोजिशन स्कीम लेना है सबके लिए, नहीं तो
किसी के लिए भी नहीं, सबके लिए नॉर्मल स्कीम। फिर एग्रीगेट टर्नओवर इंक्लूड्स ओल्ड टैक्सेस। अब ये ओल्ड टैक्सेस, अभी आप सोचोगे अभी तो जीएसटी आ गया, ओल्ड टैक्सेस क्या है? देखो, जो पुराने टैक्सेस थे ना, जैसे सर्विस टैक्स हो गया, एक्साइज हो गया, तो ये सब टैक्स आज भी कहीं कहीं जगह पे लगते हैं। तो एग्रीगेट टर्नओवर में वो सारे टैक्सेस अगर है तो वो इंक्लूड करके चलना है। एंड एक चीज़ ध्यान रखना कि नॉट इंक्लूडिंग जीएसटी एंड कॉम्पनसेशन सेस। जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस रहेगा तो उसको एक्सक्लूड करके ही एग्रीगेट टर्नओवर कैलकुलेट करना है अपने को। टू चेक एलिजिबिलिटी इंक्लूड ऑल टर्नओवर्स। मतलब जब एलिजिबिलिटी चेक करेंगे तब स्टार्टिंग से लेके सारे, मतलब स्टार्टिंग से लेके जितने भी टर्नओवर है सब इंक्लूड होगा। बट फॉर टैक्स कैलकुलेशन एक्सक्लूड टर्नओवर अप टू रजिस्ट्रेशन लिमिट। अभी एक यहाँ पे एक देखो, समझो टाइमलाइन है, यहाँ पे बिजनेस स्टार्ट किया, राइट, एंड यहाँ पे इसका जो भी 10 लाख 20 लाख लिमिट है वो यहाँ पे एक्सीड कर गया, एंड समझो यहाँ पे आके उसका है 60 लैक्स का टर्नओवर। तो जो एग्रीगेट टर्नओवर हम लोग देख रहे हैं ना, एग्रीगेट टर्नओवर में ये सारा पूरा पीरियड का टर्नओवर इंक्लूड रहेगा। बट फॉर टैक्स कैलकुलेशन ये वाले पीरियड को एक्सक्लूड करना है, बिकॉज अभी 10 लाख 20 लाख से पहले उसका तो रजिस्ट्रेशन लेना ही नहीं था ना, तो ये पीरियड को नहीं लेना है फॉर द पर्पस ऑफ टैक्स कंप्यूटेशन। टैक्स कंप्यूटेशन में ओनली दिस पीरियड इज कंसिडर्ड। मतलब अपने केस में अगर उसका लिमिट 20 लाख का है तो जो डिफरेंस अमाउंट है 40 लैक्स का लेना है फॉर टैक्स कंप्यूटेशन, राइट? हाँ, चलो। फिर प्रोसीजरल पार्ट ऑफ कंपोजिशन स्कीम, फर्निशिंग रिटर्न अंडर सेक्शन 39 इज मैंडेटरी फॉर कंपोजिशन डीलर्स। देखो, रिटर्न अंडर सेक्शन 39 इज मैंडेटरी फॉर कंपोजिशन डीलर्स बाय द एंड ऑफ द नेक्स्ट मंथ आफ्टर द क्वार्टर एंड्स। नील रिटर्न इज ऑल्सो मैंडेटरी। ये एमसीक्यू पर्पज़ के लिए थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। फिर यहाँ पे एक डायग्राम है, ये कंपोजिशन डीलर है जो इनवर्ड सप्लाईज ले रहा है आरसीएम बेसिस पे। देखो, इनवर्ड सप्लाई लिया ऑन आरसीएम बेसिस। आरसीएम बेसिस मतलब कंपोजिशन डीलर इसका टैक्स पेमेंट करेगा, पे टैक्स। अभी ये जो टैक्स का रेट होगा ना, इसमें कंपोजिशन रेट एप्लीकेबल नहीं है, इसमें रेगुलर रेट से ही देना होगा। नो कॉम्पो रेट, इसमें कंपोजिशन का रेट में नहीं देना है, उसको रेगुलर रेट में ही टैक्स पेमेंट करके चलना है। एंड आउटवर्ड सप्लाई जो होगा ये कंपोजिशन रेट में आएगा। दैट इज़ 1% एप्लीकेबल है तो 1%, 5% एप्लीकेबल है तो 5%, या फिर 6% है तो 6% रेट में। रजिस्ट्रेशन नॉर्मली ही होगा एज पर सेक्शन 23, 22, 24। एंड कंपोजिशन डीलर मस्ट प्रोड्यूस अ लेटर ऑफ इंटेंट टू प्रॉपर ऑफिसर एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। ये लोगों को रजिस्ट्रेशन लेते वक्त एक लेटर ऑफ इंटेंट देना है टू द प्रॉपर ऑफिसर, एक लेटर ऑफ इंटेंट देना है टू प्रॉपर ऑफिसर। ओके, नो नीड टू इशू टैक्स इनवॉइस। कंपोजिशन डीलर्स को बिल ऑफ सप्लाई इशू करके चलना है। एंड बिल ऑफ सप्लाई में हमको पता है कि नो जीएसटी विल बी लेविड। फिर मेंशन ऑन द फेस ऑफ बिल ऑफ सप्लाई, मेंशन ऑन द फेस ऑफ द बिल ऑफ सप्लाई दैट ही इज़ अ कंपोजिशन डीलर एंड नॉट एलिजिबल। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, दैट ही इज़ नॉट एलिजिबल टू कलेक्ट टैक्स या फिर कलेक्ट जीएसटी। ये मेंशन करके चलना है कंपोजिशन डीलर को। फिर आईटीसी में आते हैं, आईटीसी का क्या चक्कर है कंपोजिशन स्कीम में। तो ये अपना मंत्रा है, कंपोजिशन डीलर क्रेडिट ले भी नहीं सकता है एंड वो क्रेडिट पास ऑन भी नहीं कर सकता है। तो
इसका जो यहाँ पे जो चित्र था ना, देखो ये इनवर्ड साइड में आईटीसी का कोई बात नहीं है, आउटवर्ड सप्लाई में भी आईटीसी का कोई बात नहीं है। मतलब यहाँ पे जो रेसिपिएंट बैठा हुआ है ही कैन नॉट अवेल आईटीसी, राइट। तो कुल मिला के ये पोजीशन हो गया कि कंपोजिशन स्कीम में नो आईटीसी एट ऑल। फिर मिनिमम मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स डॉक्यूमेंट्स बाय कंपोजिशन डीलर्स। अभी कौन कौन सा डॉक्यूमेंट मेंटेन करके चलना है? एक तो इनपुट आउटपुट, जो इनपुट एंड आउटपुट टैक्स डिटेल्स है वो मेंटेन नहीं करना है, जो रेगुलर डीलर को करना होता है। एंड इनवॉइसेस, डेबिट नोट्स, क्रेडिट नोट्स, ये सब सारे डॉक्यूमेंट्स का भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होते हैं इनके ऊपर। एंड तीसरा चीज़ है जो रॉ मटेरियल या फिर फिनिश गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस, रिसीव्ड या फिर सप्लाइड है, इसका भी कोई स्टेटमेंट मेंटेन करके नहीं चलना होता है। तो इन शॉर्ट कंपोजिशन डीलर को बिल ऑफ सप्लाई इशू करना है। बिल ऑफ सप्लाई में मेंशन करके चलना है कि ही इज़ नॉट एलिजिबल टू कलेक्ट जीएसटी ऑन सच सप्लाईज। एंड डॉक्यूमेंटेशन बहुत मिनिमल होता है, रेट ऑफ टैक्स भी मिनिमम दिया जाता है। एक तो 1% एंड रेस्टोरेंट के केस में 5% एंड सर्विसेज के केस में 6%। तो ये जितने भी रेट्स है ये सारे रेट्स आधा आधा बढ़ जाएगा सीजीएसटी एसजीएसटी में। तो ये 1% का 0.5 हो जाएगा, ये 5% का 2.5 हो जाएगा, ये 6% का 3%, ऐसा सीजीएसटी एसजीएसटी में बढ़ जाएगा। फिर और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो बोला था, देखो ये याद रखना है इस चीज़ को कि हाँ, ये 8 स्टेट्स का नाम याद रखना। एक तो यहाँ पे MMMT है, MMNT, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, एंड AP, UK, मेघालय, सिक्किम, दैट इज़ अरुणाचल प्रदेश, UK, मेघालय, सिक्किम, ऑल हिल स्टेशंस वाले स्टेट्स। फिर तेलंगाना पुदुचेरी कवर्ड नहीं है, मींस तेलंगाना पुदुचेरी के ऊपर 150 लाख का लिमिट लगेगा। गुड्स वाले केस में लिमिट है 150 लाख और 75 लाख इन केस ऑफ स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स। एंड ये मार्जिनल सर्विस का जो लिमिट है 10% ऑफ टोटल रिसिप्ट्स और 5 लाख विच एवर इज हायर। एंड जो मैन्युफैक्चरर्स, मतलब जो बना के बेच रहा होगा, मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाइंग ऑफ TIP, एरेटेड वाटर, दैट इज़ टोबैको, आइसक्रीम, पान मसाला, कोल्ड ड्रिंक्स, ये सब चीज़ डिमेरिट गुड्स होते हैं, इनके ऊपर कंपोजिशन स्कीम अवेलेबल नहीं है। फिर नॉन टैक्सेबल गुड्स में कोई डील कर रहा होगा, अल्कोहल या फिर 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, वो भी एलिजिबल नहीं है। फिर क्वार्टरली रिटर्न जाएगा GST CMP 08 18th ऑफ नेक्स्ट मंथ आफ्टर क्वार्टर एंडिंग। तो 18th जुलाई आया था अपने केस में फर्स्ट क्वार्टर का। कंपोजिशन डीलर नीड्स टू पे एट 1% इवन ऑन नील रेटेड गुड्स। अगर नील रेटेड गुड्स में भी डील कर रहा है तब भी उसको 1% कंपोजिशन स्कीम में टैक्स देना है। सो गाइज, ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है कंपोजिशन स्कीम एंड छोटा भी है। तो आई होप यू गाइज हैव एंजॉयड दिस लेक्चर। चलो गाइज, मिलते हैं अगले लेक्चर में, जहाँ पे हम लोग स्टार्ट करेंगे एग्जाम्शन नहीं तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, ये दोनों में से कोई एक चैप्टर उठाएंगे अपने। चलो, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।